नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए क्लास 12th का संक्रामक रोगों का नियंत्रण लेकर के आई हूँ और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके आपके जो कंपटीशन एग्जाम भी है वहाँ भी पूछे जाते हैं और क्लास 12th का जो सिलेबस है वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आपके बनते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संपर्क से होने वाले रोगों को ही संक्रामक रोग कहते हैं और इससे जो है कई प्रकार के रोग होते हैं। तो आइए देखते हैं संक्रामक जो रोग होते हैं उनको फैलाने के कौन कौन से वाहक भी होते हैं, जिसमें मैं पहले लिखा है मैंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फफूंदी। तो देखिए संक्रामक रोग जो है हम लोग अगर सावधानी नहीं बरतते हैं, सब साफ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो कभी कभी जूठा खा लेने से, एक दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से, दूषित भोजन खा लेने से, तो ये सब शुद्ध जो हमारे वायु के द्वारा होने वाले रोग होते हैं, ये सारी चीजें किससे होती हैं, ये संक्रामक रोग फैलाने के कारण होते हैं और संक्रामक रोग के ये वाहक होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। बहुत छोटे जीव तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन बहुत बहुत ही सूक्ष्म जो जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, हमारे वायरस होते हैं, इनको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो जो बैक्टीरिया होता है इसी को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं और ये एक कोशिकीय होता है। क्या होता है ये? एक कोशिकीय होता है और ये बहुत ही सूक्ष्म होता है और इससे भी प्रकार के रोग होते हैं। इसमें जानते हैं जो बैक्टीरिया हमारी होती है कई प्रकार की होती है। क्या है ये? बैसिलस आकार की, कॉकस आकार की, स्पाइरलम आकार की, विब्रियो, और ये देखिए इतने आकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बैसिलस के आकार की जो बैक्टीरिया होती है ये बेलनाकार आकार की होती है। कैसी होती है जो बैक्टीरिया होती है? ये बेलनाकार की आकार की होती हैं। इन्हें हम बैसिलस कहते हैं। जो बेलनाकार आकार का इसीलिए इसको बैसिलस कहते हैं। कॉकस मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिसकी साइज गोल आकार में होती है, उन्हें हम कॉकस कहते हैं। तीसरा आता है स्पाइरलम बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिसका आकार स्पाइरल के थ्रू इस तरीके के आकार में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम स्पाइरलम बैक्टीरिया कहते हैं। चौथा हमारा आता है विब्रियो। विब्रियो जो बैक्टीरिया होती है ये जो होते हैं कॉमा के आकार के होते हैं। जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं शब्द को लिखते समय, सेंटेंस को लिखते समय, उसी कॉमा के आकार का होता है क्या? विब्रियो। तो ये चार प्रकार का मैंने बताया आपको बैक्टीरिया चार प्रकार के हैं। बैसिलस मतलब बेलनाकार, कॉकस मतलब गोलाकार, स्पाइरल मतलब स्पाइरल के थ्रू और विब्रियो का मतलब कॉमा के आकार का। इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब हम जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव होता है और ये प्रोटोजोआ के माध्यम से पेचिस, मलेरिया, फाइलेरिया ये हमारे क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनसे होने वाले रोग होते हैं। ये जो होते हैं ये अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से होते हैं प्रोटोजोआ के माध्यम से। तो पेचिस, मलेरिया, फाइलेरिया ये हमारे प्रोटोजोआ के माध्यम से होते हैं। सॉरी देखिए जो मलेरिया होता है ये क्या होता है? ये मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होते हैं। अब आता है हमारा वायरस। अब देखिए वायरस जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म हमारा वायरस होता है। ये अकोशिकीय होते हैं, यानी इसकी कोई कोशिकाएं नहीं होती है, अकोशिकीय होती हैं और ये जब शरीर से बाहर होते हैं तो मृत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब जब हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जंतुओं के से प्रवेश कर जाते हैं, जो जंतुओं के से प्रवेश कर जाते हैं तो ये क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं। यानी शरीर के बाहर रहते हैं तो ये अजीवित होते हैं, यानी जीवित नहीं होते हैं। अब शरीर के जब अंदर पहुंच जाते हैं वायरस तो वो जीवित हो जाते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर पर इनका अटैक हो जाता है, आक्रमण हो जाता है और पूरे शरीर को ये ग्रस्त कर देते हैं। तो ये उसी को बोलते हैं वायरस। तो वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं इसमें हमारा चेचक भी आते हैं, कई भी हमारे होते हैं। तो ये भी आपको जानना है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके हमारा
देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, क्लास 10th में भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे फफूंदी आता है। फफूंदी जो होता है इसको हम फंजाई कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोट होते हैं और ये हमारे वनस्पति जन्य में पाए जाने वाले होते हैं। और ये फफूंदी से क्या होता है, ये मृत शरीर में अपना ग्रोथ करते हैं, यानी जो डेड चीजें होती हैं, डेड बॉडी होते हैं, उस चीज में वो रह करके पनपते हैं, बढ़ते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, मृत शरीर पे पनपते हैं, इनको बोलते हैं फंजाई। और ये अपमार्जक का काम करते हैं। अपमार्जक का मतलब से जो कूड़ा कचरा होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए फफूंदी यानी फंजाई का प्रयोग करते हैं। यानी फंजाई का प्रयोग करते हैं किसके रूप में, अपमार्जक के रूप में। वेस्ट चीजों को जो है आप उसको अपघटन कह सकते हैं, उसको नष्ट किया जा सके, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, फफूंदी का प्रयोग किया जाता है। तो इतने रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फफूंदी। तो ये प्रकार है, इसको और डिटेल में पढ़ना हो मैंने पढ़ाया। प्रोटोजोआ क्या होता है वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हमारी वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है जो आपको मेन पढ़ना है कि संक्रमण फैलने के क्या क्या माध्यम होते हैं, यानी कैसे हम संक्रमित होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे ग्रसित हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर वायु के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, संसर्ग मतलब साथ में रहने से, चोट के माध्यम से और कीटों के माध्यम से हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। अब वायु के माध्यम से चेचा होता है, खसरा। अब देखिए यहाँ पर मैं केवल आपको नाम बताऊंगी, यहाँ पर मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर ऐसे ही पढ़ना है कि कौन कौन से रोग आपके संक्रामक होते हैं, कौन कौन से आपके वायु के होते हैं, भोजन से होते हैं और संसर्ग और चोट से होते हैं, क्योंकि यही आपको यहाँ पर पढ़ना है। और डिटेल पढ़ना है तो आप वीडियो में जाकर के डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वायु के माध्यम से होने वाले रोग में चेचक, खसरा, काली खांसी, निमोनिया, कड़फेर और डिप्थीरिया, ये क्या होते हैं, ये वायु के माध्यम से होने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट हमारा भोजन के माध्यम से होने रोग, यानी भोजन, दूषित भोजन से होता है, जो खुले में रखा जाता है, सही नहीं रहता है, बासी रहता है, जो है खराब हो जाता है, ऐसे भोजन को खाने से पेचिस, हैजा, अतिसार और टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। दूषित भोजन खाने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड और अतिसार हो जाते हैं दूषित भोजन करने से। अब नेक्स्ट हमारा आता है संसर्ग का मतलब साथ में रहने से, दाद यानी साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से, साथ में जो एक ही कपड़े पहनना, यानी 2 लोग 3 लोग हो तो एक ही कपड़े को मतलब एक दूसरे का कपड़े पहनना, इस तरीके से दांत, खाज, खुजली, त्वचा रोग जो होते हैं हमारे संसर्ग के माध्यम से जल्दी फैलते हैं। अब देखिए टिटनेस यानी जो चोट होता है, चोट के माध्यम से अगर आपको घाव हुआ हो और वो घाव आपका पूजा नहीं गया है तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है और वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, और जिस व्यक्ति को हुआ तो संक्रमित करता ही है। तो जैसे टिटनेस हो जाता है, टिटनेस में जो हाथ पैर आपके टेढ़े हो जाते हैं, खून वहाँ पे काला हो जाता है और कभी कभी नौबत भी आती है, हाथ या पैर कटवाने की भी नौबत आ जाती है, ये पूरे शरीर में इसका जहर फैल गया होता है। तो ये चीजें होती हैं चोट के माध्यम से। तो चोट के माध्यम से आपके मुख्य रूप से टिटनेस को जाना जाता है। कीटों के माध्यम से यानी जो आपके मक्खी, मच्छर, कीड़े से काटने से होता है। तो आपका देखिए मलेरिया, मैंने भी आपको बता दिया, फाइलेरिया मलेरिया, मदर एनाफिलीज मच्छर से, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से होता है, प्लेग पिस्सू जिसको आपके चूहे से होता है, चिकनगुनिया ये आपके इससे भी जो होता है, ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो बुखार हो जाते हैं इसमें आपका मलेरिया, फाइलेरिया और चिकनगुनिया आते हैं। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यदि आपको संक्रमण हो गया है तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी आप संक्रमित हो गए, आप जिसके संपर्क में आए, जहां पर आप बैठते हैं, खाते हैं, वहां पे किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क हुआ जहां से आप उस रोग से ग्रसित हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले यदि ग्रसित हो गए तो आपने देखा होगा अभी कोरोना टाइम था, सबसे पहले वहाँ पे आपको सूचना देनी होती है कि मैं क्या हूँ, ग्रसित हो चुका हूँ, कोरोना मुझे हो गया है। इस तरीके से आप उन्हें क्या करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो लोगों को आपने इन्फॉर्म कर दिया, डॉक्टर की टीम को इन्फॉर्म कर दिया, अपने गाँव में इन्फॉर्म कर दिया, जिससे आप जो है आप तो ग्रसित है लेकिन आपके साथ साथ कोई और भी ग्रसित ना होने पाए। तो इसके लिए उनको सूचना देना पड़ता है। पृथक्करण का मतलब उनको आइसोलेट करिए, यानी उनको अलग रखिए अन्य लोगों से, नॉर्मल व्यक्ति से, जिससे अन्य व्यक्ति को ये अफेक्ट ना कर सके। तीसरा है रोग रोधक अवधि, यानी कितने दिन की है, 1 हफ्ते है, 15 दिन है, 22 दिन है, कितने दिन की अवधि है, उस अवधि तक आप क्वारंटाइन में ही रहने दीजिए उनको। और क्वारंटाइन में रहने से जो होता है, जिससे यानी अलग रखने से और लोग इससे अफेक्ट नहीं होने पाते हैं। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरक्षा होती है। और इसके बाद
विसंक्रमण यानी विसंक्रामक जो पदार्थ होते हैं भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इन विसंक्रामक पदार्थों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उस जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं संक्रमण रोग से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले सूचना देते हैं, फिर आइसोलेट यानी पृथक्करण करते हैं, फिर रोग निरोधक अवधि कितने दिन की है वो, फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है देते हैं, फिर आपका विसंक्रमण पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे हम बैक्टीरिया से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए या उससे रोग से जो ग्रसित है वो दूर हो जाए। अब यहाँ पे हम आते हैं इन्फेक्शन, संक्रमण किसे कहते हैं और डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए संक्रमण भी आया, रोगाणुओं के द्वारा रोग के विस्तार को संक्रमण कहा जाता है। देखिए इन्फेक्शन क्या होता है कि इन्फेक्शन में क्या है, जो रोगाणु द्वारा रोगों के विस्तार को, यानी जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, ये जो आपके माध्यम होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, इनके माध्यम से क्या हो जाना, शरीर का ग्रसित हो जाना, शरीर पर इसका अफेक्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। रोगाणुओं के द्वारा रोगों के विस्तार को संक्रमण होना ही, मतलब कि रोगों का विस्तार, रोग को मतलब कि आपको अफेक्ट किया, तो आपको जब अफेक्ट हुआ तो आपके शरीर में उसके बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर में पहुंच गया, तो आप क्या हो गए, आपके शरीर में रोगों का विस्तार हो गया, यानी आपको पूरे शरीर को अफेक्ट कर दिया, आप ग्रसित हो गए। इसी को बोलते हैं रोगों का विस्तार हो जाना, यानी पूरे शरीर में फैल जाना, इसी को बोलते हैं संक्रमण। तो रोगाणुओं द्वारा रोगों के विस्तार को ही संक्रमण कहते हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिसइंफेक्शन, यानी इस इन्फेक्शन यानी संक्रमण को दूर करना ही क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन या विसंक्रामक कहलाता है। याद कर लेना, संक्रामक और विसंक्रामक में अंतर आता है। संक्रामक मतलब जो फैलता है दूसरे के संपर्क से, विसंक्रामक मतलब संक्रमण को फैलने से रोकना ही विसंक्रामक कहलाता है या डिसइंफेक्शन कहलाता है, यानी रोकना, संक्रमण को रोकना ही विसंक्रामक कहलाता है। रोगाणुओं को नष्ट करना ही क्या होता है, विसंक्रामक कहलाता है। जैसे जिस पदार्थ से करें, यानी और विसंक्रमण मतलब पदार्थ किसे कहते हैं, यानी जिस जिस चीज से हम अपने बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको हम हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ही हम विसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा था प्राकृतिक, यानी अब यहाँ पे है कि कैसे हम संक्रामक रोगों का नियंत्रण कर सकें। तो नियंत्रण करने के लिए प्राकृतिक विधि, भौतिक विधि, रासायनिक विधि और गैसीय विधि, संक्रामक, 4 तरीके से हम रोगों को अपने मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने से रोक सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। तो भौतिक प्राकृतिक विधि में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से 2 ही जाने जाते हैं। एक आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा आपका शुद्ध वायु। सूर्य के प्रकाश में हम चीजों को देखते हैं कि हम खुद भी बढ़ जाते हैं तो बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं। एक कहावत मतलब एक बात कही गई है कि जो टीबी का पेशेंट होता है, लगातार धूप के संपर्क में बैठ जाता है और उसके सीने पे डायरेक्ट धूप लग रही है, तो उसकी जो है, जो टीबी रोग है, वो काफी हद तक दूर हो जाती है। ये दावा किया गया है कि सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन ही बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही हमारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी शुद्ध होता है और हमारी बॉडी भी शुद्ध होती है, यानी हमारे बॉडी पे न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। भौतिक विसंक्रामक किसे कहते हैं, हाँ, शुद्ध वायु क्या है, शुद्ध वायु देखिए हम लोग की काफी चीजें होती हैं जो शुद्ध वायु से ही, जैसे आपने कोई चीज फैला के रखते हैं तो हवा से उसकी जो दुर्गंध है वो दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ यदि हम जो है तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो इससे क्या, सॉरी, यहाँ पर जो शुद्ध वायु है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का वातावरण साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पे खिड़कियाँ, दरवाजे इस तरीके से व्यवस्थित हों कि शुद्ध वायु का आगमन हो और अशुद्ध वायु का निष्कासन होना चाहिए। इस तरीके से प्राकृतिक विधि से अपने हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है भौतिक विसंक्रामक। देखिए भौतिक शब्द जहाँ पे आता है, यहाँ पे किसी उपकरण या किसी वस्तु का प्रयोग करके हम जो करते हैं उसी को ही हम भौतिक कहते हैं। तो भौतिक विसंक्रामक में क्या होता है, हम कोई चीज़ों को जलाते हैं। देखिए कोई इकट्ठा कूड़ा कीड़े तो जला देते हैं, सब नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है कि वस्तुओं को जला करके काफ़ी हद तक इसको हम दूर कर सकते हैं, किसको, बैक्टीरिया को, वायरस को। दूसरी विधि होती है उबाल करके, यानी हम देखिए पानी को उबालते हैं, पानी को उबालने से उसकी जो बैक्टीरिया होती है वो भी मुक्त हो जाती है। इसके साथ साथ जो है हम जो जल लेते हैं वो भी हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है।
तो ये उबालने से भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालने पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा आता है भाप। भाप भी बहुत ही अच्छी विधि होती है। भाप से चीज़ें बहुत जल्दी जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी जान लीजिए, भौतिक विधि में आपके जलाना, उबालना और भाप के द्वारा करना। तो तीसरा आता है हमारा रासायनिक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो संक्रमण को दूर करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन को दूर करने का काम करते हैं, उन्हें ही हम रासायनिक पदार्थ कहते हैं। जिसमें आपका चूना आता है। ये चूना सस्ता होता है, सुलभ होता है और जीवाणु नाशक होता है, जीवाणु को नाश करने का काम करता है। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी लाल दवा का हम प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? कुओं में जल को शुद्ध करने के लिए। इसके साथ साथ मल मूत्र और थूक को भी दूर करने के लिए, उसके दुर्गंध को दूर करने के लिए भी लाल दवा का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ ठोस के रूप में जो चीज़ें जहाँ पर इकट्ठा हो उसको भी कहने का मतलब है दूर करने के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो लाल दवा होता है ये पानी को भी शुद्ध करने का काम करता है। अब आ जाएगा फॉर्मलिन। फॉर्मलिन मतलब फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये घाव को धोने के काम आता है। और इसके साथ साथ जो बॉडी डेड हो चुकी होती है उसको 24 घंटे तक उसको सुरक्षित रखने का भी काम फॉर्मेलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो ईथर होता है। ईथर त्वचा के विसंक्रमण, यानी त्वचा को रोगों से मुक्त करने के लिए, संक्रमण से मुक्त करने के लिए ईथर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है घाव तथा हाथ धोने के लिए, यानी घाव को साफ करने के लिए और हाथ को धोने के लिए बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है गैसीय नियंत्रण, मतलब कि हमारा जो क्लोरीन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो क्लोरीन होता है हमेशा हरे रंग की होती है। और इसका जो जलवायु होता है ये जलवायु को शुद्ध करने का भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये रंग रहित गैस होती है और गंधक से तैयार तमचा जो होती है रोग के लिए, यानी जो गंधक से जो तैयार पदार्थ होते हैं वो दूर करते हैं त्वचा रोग के लिए। यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये चर्म रोग के लिए, त्वचा रोग के लिए, दांत खाज खुजली के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार देख लेते हैं संक्रमण क्या है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना ही संक्रमण कहलाता है। संक्रमण फैलने के क्या कारण है? चाहे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंजाई होते हैं। संक्रमण फैलने के क्या माध्यम होते हैं? जो वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, संसर्ग द्वारा और कीटों के द्वारा। अब यहाँ पर आपका आता है कि यदि आपको संक्रमित हो गए हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सूचना देनी होगी, फिर टीकाकरण करना होगा और रोग रोधक अवधि देते हैं। उसके बाद रोग का पत्र अच्छा होने के बाद उसका निष्कासन कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं इन्फेक्शन और डिसइन्फेक्शन। अब देखिए जो इन्फेक्शन होता है इसको रोगाणुओं का पूरे शरीर में फैलना ही इन्फेक्शन कहलाता है। डिसइन्फेक्शन का मतलब उसका कम होना, यानी उसके रोगाणु ना फैलना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब इसके अध्यक्ष के रूप में देख ले, सॉरी, इसे प्राकृतिक विधि, भौतिक विधि, रासायनिक विधि और गैसीय विधि है, मैंने आपको बता दिया। तो ये आप आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।